Hey guys, welcome to the class. This is मैं अभिषेक साहू. आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इन जस्ट वन शॉट. ये वन शॉट गाइज आपके लिए एकदम बेस्ट वन शॉट होने वाला है बिकॉज इसके अंदर हम इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को, हर एक हेडिंग को बहुत आसानी के साथ और एकदम शानदार तरीके से फिनिश करने वाले हैं. आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे सर मेरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है इतनी आसानी से खत्म हो गया, मैंने सोचा नहीं था. हाँ जी, तो आपके लिए इस चैप्टर को आसान बनाना ही मेरा ये मेन काम है. अगर आप ये चाहते हैं कि इस चैप्टर के जो इजीएस्ट नोट्स हैं अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं ये आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स इसको ज्वाइन करना होगा. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक के थ्रू जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को और यहां से आप पर डे या कहूं कि भाई वीकली कम से कम जो आपको वीडियोस मिलती हैं उसके थ्रू आप सभी शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करके उनको अपने इजी रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए रख सकते हैं. और इस ग्रुप को ज्वाइन करने से ये भी होगा कि एग्जाम टाइम पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं. तो इस चैनल को, ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना. अगर ये लिंक फंक्शन नहीं करती है जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाली है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं. लेकिन आप जब तक इस वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आप पूरी तरह से इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट फील करेंगे गाइस. तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है. तो बेसिकली मैग्नेटिज्म हम ऐसी प्रोसेस को, ऐसे फेनोमेना को बोलते हैं जिसके अंदर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. तो बेसिक सी बात है, ऐसा फेनोमेना जिसमें कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल करे, ऐसे फेनोमेना, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म. क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म. क्लियर है? चलिए भाई, तो जैसे कि आयरन मैग्नेट किसी दूसरे सब्सटेंस को, जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको अट्रैक्ट कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? ये कौन सी फेनोमेना है? मैग्नेटिज्म है. ठीक. या एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है तो ये भी कौन सा फेनोमेना है? ये भी मैग्नेटिज्म ही है. ठीक है, दिस मैग्नेट इज शोइंग मैग्नेटिज्म. चलिए भाई आगे बढ़ेंगे. मैग्नेट बेसिकली हमारी दो टाइप की होती हैं. एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब नेचुरल मैग्नेट जो होती है ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका हमारे लिए अर्थ. क्या है? अर्थ हमारी नेचुरल मैग्नेट है जो हमें नेचर ने दी है. बाकी अर्थ पर पाए जाने वाले अलग अलग रॉक्स और पत्थर जो कि मैग्नेटिज्म शो करते हैं उनको भी हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं. बट नेचुरल मैग्नेट को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप जहाज में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बोले डायरेक्शन पता करने के लिए आप जो एक पत्थर खोदला है उसको लेके जा रहे हो, वो कहां से बताएगा डायरेक्शन? ठीक. तो नेचुरल मैग्नेट को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते. तो इंसानों ने, मतलब इंसान ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के हिसाब से मैग्नेट को अलग अलग शेप दे दिए, अलग अलग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दी उसको प्रोसेस करने के बाद, और हम इन मैग्नेट को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बेसिकली बहुत सारे टाइप की होती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, ये मोस्ट कॉमन मैग्नेट है. ठीक. बार मैग्नेट हो गई, रिंग मैग्नेट हो गई, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. घोड़े के पैर में इसी तरह का जो है शू पहनाया जाता है तो हम इसको बोलते हैं शू, मतलब वो ठोकी जाती है पत्ती टाइप की, है ना, तो हम इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. ये मैग्नेटिक नीडल है जो कि हमारे मैग्नेटिक कंपास में यूज होती है. इसके बाद ये हम इसको बोलते हैं डिस्क की शेप में, तो ये डिस्क मैग्नेट, ये हो गई रिंग मैग्नेट. हर एक मैग्नेट में आप ये देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं. क्लियर? नाउ आगे बढ़ेंगे और अभी हम जानेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज. आपको अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी लेकिन ये प्रॉपर्टीज कॉमन है. इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करा गया है आगे स्लाइड्स में. सबसे पहले मैं आपको इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझा देता हूं. जैसे कि कोई भी मैग्नेट, ईच मैग्नेट हैज टू पोल. कोई भी मैग्नेट है उसके पास हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. हमेशा याद रखिए दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. कभी भी कोई मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता. दैट मींस आप ऐसा मान सकते हैं कि कभी आप किसी मैग्नेट को तोड़ दें, मरोड़ दें, उसको चकनाचूर कर दें, लेकिन हर उस पार्ट में, हर उस छोटे से कण में जो मैग्नेट का है उसमें हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रहेंगे. कभी अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल पॉसिबल नहीं है. उसका कारण मैं आपको बता देता हूं. जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये बताइए कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल मैग्नेट के अंदर ही बनते हैं. ठीक. मैग्नेट
क्या है? मैग्नेट कोई सब्सटेंस होगा, मैटर ही तो है, क्या है? मैटर। और मैटर किसका बनता है? एटम का। एटम के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसका मतलब है करंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? करंट बना रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि हमने इससे पहले 4th चैप्टर में यह पढ़ा था ना कि अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके चारों ओर बनेगी। और अगर सर्कुलर कंडक्टर है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता कर लेते हैं, जैसे कि सामने से देखने पे अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो सामने कौन सा पोल बन रहा होगा? नॉर्थ पोल। कहां बन रहा होगा? सामने से देखने में, फ्रंट पे। और पीछे की साइड कौन सा पोल बन रहा होगा? पीछे की साइड बन रहा होगा साउथ पोल। इसका मतलब यह होगा कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके अंदर भी एक साइड नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड साउथ पोल है। तो आप बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है एटम के अंदर तो वो भी तो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके पास भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्षमता है। तो मतलब एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेसिकली वो कॉज है पूरी मैग्नेटिज्म का जो हम आज इस दुनिया में पढ़ रहे हैं। तो हर एक एटम मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और हर एक एटम के पास, क्योंकि जैसे इसके पास नॉर्थ साउथ पोल है तो हर एक एटम के पास भी नॉर्थ साउथ पोल है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके एक साइड नॉर्थ पोल, मतलब उस लूप के एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड साउथ पोल। तो हम इसलिए कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर नहीं सकते तो फिर नॉर्थ साउथ पोल को भी आप अलग नहीं कर सकते। ये एक बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पर ना नॉर्थ साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हर एक एटम आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो सर ये पेन, ये पेपर, ये बहुत सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बनाती फिर? है कि नहीं? हमें सिर्फ आयरन ही क्यों अट्रैक्ट होता है वो दिखाई पड़ता है, या मैग्नेट ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाती है? तो उसका कारण यह है, इसको हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस 3 टाइप के होते हैं: डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप ये देखेंगे कि जनरली जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो रैंडम ओरिएंटेशन के कारण हर एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसलिए हमें जनरली किसी सब्सटेंस के अंदर जो है, या कहीं हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती हैं। क्लियर हो गया? तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेला इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको ये दे दिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल मतलब एक जैसे पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अनलाइक पोल्स जो होंगे ये अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ। कभी भी आप किसी भी बार मैग्नेट को, किसी मैग्नेट नीडल को जब आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, धागे से बांध करके सिंपल से लटका देंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है या मैग्नेट नीडल है ये खुद को बार बार अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेगी, खुद को मेंटेन कर लेगी। उसका कारण यह है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको मजबूर करती है खुद को अलाइन करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा सबसे कॉमन जो मैग्नेट है वो हमारे पास बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं हर मैग्नेट की तरह। और यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि दोनों पोल जो होते हैं किसी मैग्नेट के, वो कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसे होती है? हमेशा सेम होती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से ज्यादा ताकतवर हो सेम मैग्नेट का, या साउथ पोल नॉर्थ पोल से ज्यादा ताकतवर हो। दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है ये कैसे होती है? सेम होती है। पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की क्या है भाई? आप ये सारे 2-3 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या है भाई? ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। जैसे कि हमने जो है ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है,
ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आप यहां पर देखेंगे कि यदि कोई लाइन इसकी एक्सिस से पास होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और हर बार की तरह जैसे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लाइन होगी तो हम इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, जैसा कि हमने डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट पर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। नाउ ये पॉइंट देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिना टच करे इंडक्शन। हाँ, इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि बिना टच करे अपना काम करा लेना, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मेरे पास एक ये बार मैग्नेट है, अब इसके पास ना कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, जैसे कि आयरन रखा हुआ है या कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोबाल्ट निकल रखा हुआ है। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस आयरन से पास होंगी ना, जब इस आयरन से गुजरेंगी, पास होंगी, तो हम ये देखेंगे कि आयरन के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो आपने ना तो आयरन को इससे घिसा, ना चिपकाया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। दैट मींस ने इसकी मैग्नेटाइजेशन को इंड्यूस कर लिया। क्लियर है? तो आप यहां पे क्या देखें, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल इज प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। नाउ अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टी हमने इस पर डिस्कशन कर लिया कि अगर आप एक नॉर्थ और साउथ, मतलब अगर आप एक बार मैग्नेट को कितने भी हिस्सों में तोड़ दो, चकनाचूर क्यों ना कर दो, लेकिन हमेशा उसमें नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप बन जाएंगे। क्लियर? नाउ तो अगर आपने इसको इस तरीके से तोड़ दिया है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दो हिस्सों में कर दोगे तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बनेगा, और ये भी ये नॉर्थ पोल और ये अपने आप साउथ पोल यहां पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ एक और जरूरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम बात करें तो अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, क्या है, अगर मेरे पास ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती हैं, और देन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ तक जाती हैं। एरो अगर मैं लगाऊं तो यहां पे कुछ इस तरीके दिखा सकता हूं कि नॉर्थ से साउथ और देन साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ये घूमने के बाद साउथ से नॉर्थ। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी बार मैग्नेट है तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक जो आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं N to S, और इनसाइड अंदर की साइड कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ। क्लियर? आगे सेकेंड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव चार्ज तक पहुंचती हैं और वहां पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म। पॉजिटिव से नेगेटिव, चाहे नेगेटिव उनको कहीं भी मिल जाए, लेकिन तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे खत्म। तो इसका मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। जबकि आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होता है कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे पहुंचती हैं और फिर साउथ से वापस नॉर्थ पे। तो आप ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये क्लोज लूप बनाती हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जहां वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन होगी इंटरसेक्शन पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी, इसी को अलग अलग स्लाइड्स में और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ होता होगा तो यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने आपको ये बताया कि अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलती है, यहां से इस तरीके से निकलती है, तो आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पर, तो नॉर्थ से साउथ मतलब डायरेक्शन ये है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, और ऐसे इमेजिनरी कर्व को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी दो टाइप की होती हैं,
एक होती है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये आपके पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा सेम होती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह की हो सकती है, ऐसे घुस के ऐसे जा रही हैं, ऐसे घुस जा रही हैं, उनका को जो है कोई भी एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी ही होंगी, किसी भी शेप की हो सकती हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे भी दिखाते हैं जैसे क्रॉस हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो हम क्रॉस से दिखाते हैं और बाहर आ रही है तो हम इसको डॉट से दिखाते हैं। बेसिकली आपको जो दो बातें ही यहां पर ध्यान रखनी है, जैसे कि इनके बीच में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होंगी और ये किसी भी शेप की, मतलब किसी भी कर्व में हो सकती हैं या किसी भी तरीके से हो सकती हैं, इनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये हमने पढ़ ही लिया है। टेक नाउ नेक्स्ट देखिए जरा, ये हमने ये भी पढ़ लिया, दो मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इस वाले के हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डायरेक्शन होनी चाहिए, और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेंगी और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं अगर, तो हम ये देखते हैं कि इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए हम बोलते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये एक जरूरी पॉइंट है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। जैसे कि अगर हमारे पास एक नॉर्थ ये अपने पास बाहर मैग्नेट है और यहां पे कुछ भी रखा है, जैसे कि यहां आयरन रखा है या यहां पे गोल्ड रखा है या यहां पे जिंक रखा है या यहां पे मैं कहूं कि भाई जो है एल्यूमिनियम रखा है, तो हमेशा याद रखिए जब भी ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे कम या ज्यादा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर से एग्जिस्ट करेंगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर बनेंगी। आपके दिमाग में बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं, सर गोल्ड एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वो तो मतलब मैग्नेट से चिपकता ही नहीं है, तो आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे रिपेल करे अट्रैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सब्सटेंस के अंदर जरूर एग्जिस्ट करती हैं या करेंगी। क्लियर है? आगे जब हम मटेरियल पढ़ेंगे तो मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। क्लियर? ये तो हमने पॉइंट पढ़ ही लिया है ये वाला कि भाई क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। आगे मैग्नेटिक डायपोल के बारे में देखिए जरा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था वैसा ही होता है मैग्नेटिक डायपोल। अब ये मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है जरा ध्यान से देखना, जैसे आपने पढ़ा था माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, तो यहां पे हमारे पास दो चार्जेस मिल जाते थे, इसलिए हम इसको बोलते थे कि ये हो गया डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज से तो हम इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ करती थी और रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था कैपिटल P इज इक्वल टू दोनों में से, क्योंकि डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2l इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जबकि मैग्नेटिक डायपोल क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस 2l इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। तो दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ तो सेम थी, लेकिन जो नेचर अलग था, Q इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस 2l। अब ऐसा ही होता है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होता है सर, तो जैसे आप यहां पे समझो जो इंपॉर्टेंस नेगेटिव चार्ज को दी जाती थी, तो नेगेटिव चार्ज को यहां पे नॉर्थ पोल माना गया और पॉजिटिव चार्ज को यहां पे साउथ पोल माना गया। डायरेक्शन की बात करें तो जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। एम क्या है, एम है यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम आसान भाषा में मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू, ये देखो कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और स्मॉल m है यहां पर पोल स्ट्रेंथ। जैसे आप Q चार्ज की वैल्यू को आप Q से दिखाते थे, है ना, वैसे ही आप इस पोल की स्ट्रेंथ को, है ना, नॉर्थ पोल की ताकत को आप स्मॉल m से दिखाते हैं, स्मॉल m इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी आप 2l कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट में यहां पे नॉर्थ पोल हो गया और यहां पे साउथ पोल हो गया, और आप यहां पर देखें कि ये बार मैग्नेट के जो दो पॉइंट्स हैं,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2l, जो कि बेसिकली 2l जो होती है ये इसकी बीच की इफेक्टिव लेंथ होती है। क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को मैं ये भी लिखता हूं कि भाई इफेक्टिव लेंथ जो होती है 5/6 होती है ऑफ टोटल लेंथ, 5/6 ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। मतलब अगर बार मैग्नेट की टोटल लेंथ अगर जो है 10 सेंटीमीटर है तो 5/6 का मतलब है 0.83। तो 10 सेंटीमीटर अगर टोटल लेंथ है तो उसमें 10 में 0.83 का इंटू कर दो, दैट मींस अप्रॉक्स 8.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 8.3 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी डायपोल एक्सिस की लेंथ। कितनी हो जाएगी? डायपोल एक्सिस की लेंथ। क्लियर है? तो एम यहां पर क्या है? एम है यहां पर डायपोल, एम है यहां पर पोल स्ट्रेंथ। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखो स्मॉल एम जो होता है दैट इज योर पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल एम जो होता है दैट इज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, अब यहां पे समझना कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यूनिट तो हम अभी बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो जो है आपका माइनस और प्लस चार्ज के लिए ही होता था। लेकिन आप जैसे बार मैग्नेट, क्या है? बार मैग्नेट इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। सिमिलरली हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग लूप है, क्या है? अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है तो हम उसको भी बोलते हैं कि भाई ये भी क्या है? ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल है। करंट कैरिंग लूप भी क्या है? करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो अगर मेरे पास यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास अगर ये हो गया और इसकी डायरेक्शन भी मुझे पता है साउथ से नॉर्थ, तो अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग लूप है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सामने क्या कौन सा पोल बन रहा है? सामने बन रहा है नॉर्थ पोल। कहां पे? फ्रंट, सामने बन रहा है नॉर्थ पोल। और इसके पीछे वाले फेस पे कौन सा पोल बन रहा होगा? यहां पे बन रहा होगा साउथ पोल। कहां पे? पीछे वाले फेस पे साउथ पोल बन रहा होगा। तो बेसिक सी बात है कि भाई इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे ये पीछे से घुस के आगे की साइड से निकलेंगी, पीछे से घुस के आगे की साइड से, तो आगे से फिर तो आगे नॉर्थ पोल, पीछे साउथ पोल। तो ये भी तो क्या है? ये भी तो डायपोल है, तो इसका भी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ होना चाहिए। बोला सर हाँ होना तो चाहिए, लेकिन कितना होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखो बेसिकली यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ, जो ताकत थी वो फिक्स थी, वो बदलेगी नहीं। लेकिन ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की वैल्यू कभी भी बदल सकती है। तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है ये फिक्स नहीं होता। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा इसका एरिया कितना है। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके अंदर कैपिटल एन, तो फॉर्मूला बन जाता है NIA। क्या बन जाता है? NIA। जैसे यहां पर आप लगाते हैं वेक्टर साइन कुछ उस तरीके से, वैसे ही आप जो है इसके अंदर भी वेक्टर साइन लगाते हैं, M = NIA वेक्टर, M वेक्टर। ठीक, अब देखो बेसिक सी बात क्या है, जैसे इसमें डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, इसमें भी साउथ से नॉर्थ ही है, लेकिन अपन इसको राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों घुमाओ, थंब जो है आपको देगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, तो यूनिट हम यहां से निकालते हैं। यूनिट देखो जरा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट कैसे निकाल लो? ये करंट है एंपियर, और ये ए है मीटर स्क्वायर, तो एंपियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी? सिंपल यूनिट। आप ए इंटू एम स्क्वायर लिखो। यहां पर थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम होती आगे इसको समझने में, इसलिए मैंने एम्प इंटू मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई? एंपियर इंटू मीटर स्क्वायर। और देखो अगर मैं यहां से निकालता हूं एंपियर इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम को स्मॉल एम, 2l को मैंने लिखा मीटर। ठीक, तो ये मीटर से ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, चलो ऐसे लिखता हूं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एंपियर इंटू मीटर। तो आप ये देखो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट आ गई, किसकी? पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट आ गई ये हो गई एंपियर इंटू मीटर। और यहां पर आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट आ गई ये कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास एंपियर इंटू
मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमने समझ लिया कि मतलब जो सर्कुलर लूप है ये भी हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी जरूर से। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और हम बात करेंगे इसमें कुछ जरूरी बात की, जैसे कि ये बहुत जरूरी बात है। इफेक्टिव लेंथ तो हमने डिस्कशन अभी कर ही लिया इफेक्टिव लेंथ के ऊपर कि 5/6 ऑफ टोटल लेंथ होता है। यहां पर एक जरूरी बात कि व्हेन वी कट ए बार मैग्नेट अलोंग द लेंथ, जैसे अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इस बार मैग्नेट को मैं कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सो व्हाट आई फाउंड कि भाई इस बार मैग्नेट की जो भी स्ट्रेंथ थी, मतलब इट्स पोल स्ट्रेंथ, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल की जो भी स्ट्रेंथ थी ये आधी हो जाएगी अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। नॉर्थ पोल की जो भी स्ट्रेंथ थी जैसे कि 2 एम्पियर मीटर थी तो ये 1 एम्पियर मीटर बचेगी। लेकिन अगर सेम बार मैग्नेट को अगर मैं इस तरीके से कट कर देता हूं तो जो भी इसकी पोल स्ट्रेंथ थी वही पोल स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि बस ये दो पार्ट में इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी? इसकी पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। तो इसका मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि जब हम इसको दो हाफ में डिवाइड करते हैं अलोंग द लेंथ, जैसे बार मैग्नेट ऐसे है, अलोंग द लेंथ करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, मतलब आधी हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ। ठीक है? और अगर परपेंडिकुलरली कर दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, रिमेन्स द सेम। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखो डायपोल में क्या होता है ना, डायपोल में जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने दो पॉइंट्स देखे थे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, वैसे ही मैग्नेट के लिए भी दो पॉइंट्स होते हैं, या कहें कि मैग्नेट जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पर बनती है। जैसे कि ये हमारे पास बार मैग्नेट है तो यहां इसके एक्सिस पर जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और इसके इस जगह पे जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन उससे पहले याद रखो कि जो कुछ भी अब हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 10 मिनट में, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर के जैसा ही टू कॉपी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था एज इट इज वही फॉर्मूले हमें मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिज्म के देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को, ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये आपको बहुत काम आने वाली हैं, कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को बोलते हैं Q से दिखाते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की जगह हम इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। और हम इसको दिखाते हैं स्मॉल m से। किससे? स्मॉल m से। जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट, या कहूं जैसे वहां पे थी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, और यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल B। वहां पे थी वहां पे था क्या? जैसे आपने फॉर्मूला बनाया Q इंटू E, यहां पे क्या बन जाए? Q की जगह M इंटू B। जैसा आपने फॉर्मूला बनाया कि भाई, जैसा आपने फॉर्मूला बनाया कोई भी मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, तो वहां पे कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कैपिटल M। बस ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। बताओ रख पाओगे? ठीक है, बोलो सर रख पाएंगे तो ठीक है, और नहीं रख पाओगे तो बड़ी दिक्कत है फिर, समझे? तो फिर दिक्कत है कि नहीं? चलिए जरा, तो अगर मान के चलो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला आपने बनाया था कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R थी वहां पर डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज से जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब इसी तरीके से हालांकि आइसोलेटेड पोल, अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ तो कुछ ना कुछ होती है। कि अकेला नॉर्थ पोल है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इस पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, है कि नहीं? दोनों कारण, तो नॉर्थ पोल पास में तो उसकी कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी, साउथ पोल की कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसी तरीके से जो आइसोलेटेड पोल होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर अकेला नॉर्थ पोल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? इस फॉर्मूले से, पॉइंट चार्ज अकेला पोल। देखिए जरा, 1/4πε0 की जगह μ0/4π, चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज की जगह जो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m वो लिखा, और डिस्टेंस स्क्वायर की जगह डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक ना, अभी हमें पढ़ना है सबसे पहले
मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, कि अगर जो कोई भी पॉइंट हमारा मैग्नेट की एक्सिस पर है तो किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये जो पॉइंट P है इसकी एक्सिस पर है, इसलिए हमने इस पॉइंट को नाम दिया एक्सियल पॉइंट। देखो नॉर्थ पोल क्योंकि इस पॉइंट P के पास में है, तो नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी इस पॉइंट P पर, और साउथ पोल क्योंकि इस पॉइंट P से दूर है तो साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये वीक होगी नॉर्थ की कंपैरिजन में। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, मतलब दूर जाती है और साउथ के पास में आती है। तो ये जो B1 जो हमने दिखाया, ये नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड को हमने नाम दिया B1, ये B1 इससे दूर जा रही है, और B2 मतलब साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम जो निकालेंगे दैट विल बी B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है ना। नाउ अगर यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो ओपन देखें डायरेक्शन वगैरह मतलब डिस्टेंसेस वगैरह का, तो आप यहां पर पाएंगे कि भाई देखो कि नॉर्थ पोल से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस, या सेंटर से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हमने नाम दिया R। क्या नाम दिया? R। अब नॉर्थ पोल से, अच्छा, और इन दोनों बीच की डिस्टेंस 2L, सेंटर ऑफ बार मैग्नेट और नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कितनी है? L, तो ये वाली डिस्टेंस भी होगी L। तो आप यहां पर देखेंगे कि नॉर्थ पोल से जो डिस्टेंस हो गई R में से L घटा दो तो कितनी बचेगी? R माइनस L। ठीक, और साउथ पोल से डिस्टेंस हो गई R प्लस L। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू, या B1 इज इक्वल म्यू अपॉन 4 पाई M अपॉन नॉर्थ पोल से निकाल लो, नॉर्थ पोल से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R माइनस L का स्क्वायर। अब आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, तो साउथ पोल देखो यहां है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M मतलब साउथ पोल की स्ट्रेंथ अपॉन R प्लस L, क्योंकि साउथ पोल से यहां तक की डिस्टेंस R प्लस L, तो इसका स्क्वायर। ये B1 की वैल्यू B2 की वैल्यू दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M ये कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा दो तो होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे, ओपन करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे, ओपन करेंगे साइन वाइन बदल जाएंगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, 2RL प्लस 2RL हो गया 4RL। तो हमने क्या करा कि इस M, ये 4RL लिखा है, इस M को भी अगले बार अंदर भेज दिया, तो हमने इसको जो ऐसे लिख लिया 2 2 जा 4 इंटू MLR, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, मतलब हमने इसको इस पूरे को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब देखो जैसे 2 इंटू क्यू इंटू एल होता है P, वैसे 2 इंटू M इंटू L होता है कैपिटल M। जैसे 2QL क्या होता है? P इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे 2ML, M क्या है? पोल स्ट्रेंथ, क्या होता है? कैपिटल M। ये बन रहा है कैपिटल M। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है? क्या बन रहा है? कैपिटल M। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M इंटू 2R अपॉन, यहां पर समझो यदि R की वैल्यू जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डायपोल से लेकर के पॉइंट P तक की ये डिस्टेंस R, और यदि इस R की वैल्यू L से बहुत बहुत बड़ी है, L से बहुत बहुत बड़ी है, तो इस केस में हम L को कर देते हैं नेग्लेक्ट, और ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये L नेग्लेक्ट हो गया तो R स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो यहां पे बन गया R टू द पावर 4, ये R से R टू द पावर 4 कैंसिल होगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब बचेगा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट आ गई। क्लियर। इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट निकालते हैं, तो आप ध्यान से देखो कि इसके लिए डेरिवेशन एज इट इज सेम था जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q था, यहां पे M हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा M अपॉन R क्यूब। कैपिटल M क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सेम फॉर्मूला है। चलिए, अब जैसे आपने टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक डायपोल पर, ऐसे हम टॉर्क निकालेंगे मैग्नेटिक डायपोल पर कितना लगेगा। तो देखिए जरा, तो सबसे बेसिक सी बात है, जैसे कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, क्या है? बार मैग्नेट, और अगर हमने उस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है,
कुछ इस तरीके से। तो आप क्या देखते हैं कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर दोनों ही पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा कि नॉर्थ पोल पर लगा इस डायरेक्शन में और साउथ पोल पर लगा इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे फोर्स लगा के इस डायपोल को, मतलब इस बार मैग्नेट को घुमाना चाहती है। क्लियर है? इसको क्या करना चाहती है? घुमाना चाहती है। दैट मींस हम ऐसा बोलेंगे भाई इस पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। तो हमें वही टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा? वो फोर्स जो इन दोनों पोल पे लग रहा है, वो फोर्स जो इन दोनों पोल पे लग रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता था चार्ज पे? Q इंटू ई। अब Q की जगह पे स्मॉल m और E की जगह पे कैपिटल B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है दोनों पोल पे कितना लग रहा है? MB। क्या लग रहा है? MB। अब ये जो फोर्स आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मतलब फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि दोनों ही पोल पे बराबर फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स आप लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच के, जैसे एक फोर्स ये हो गया और एक फोर्स ये हो गया, तो इन दोनों फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, आप उस डिस्टेंस को यहां पर कंसीडर करेंगे। तो अपन ये चेक करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां है इस डायग्राम में। तो हमने कहा कि भाई नॉर्थ और साउथ के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है? 2L है। ठीक है, चलेगी। अब ये नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में और साउथ पे इस डायरेक्शन में, तो हमने इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली। ये बन गया 90 डिग्री, इसको हमने नाम दिया परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारे पास बेस। चलिए बताइए, क्लियर हो रहा है? नाउ अभी समझना कि हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू ये जो है, एक फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा, तो दोनों फोर्सेस पे जो ये जो डिस्टेंस है एनपी, ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमने इसको नाम दिया एनपी, क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज पता है 2L, तो साइन थीटा इसमें लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एनपी की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा। तो यहां पे एमबी इंटू 2L साइन थीटा हो गया। इस 2L और m को हमने साथ में लिख दिया, तो ये बन गया m इंटू 2L इंटू बी साइन थीटा। m इंटू 2L होता है, अभी हमने 2-3 बार लिख लिया कैपिटल M, तो ये हो गया mb साइन थीटा। इसके बाद आप यहां पर जो है मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो टाउ मैक्स कितने डिग्री पे मिलेगा आपको? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। और मिनिमम कितने में मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री पे। तो आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे वैसे ही आप डेरिवेशंस यहां पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएंगे। नाउ एक और डेरिवेशन है यहां पे, तो मतलब आप यहां पे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकाला करते थे या हमने फाइंड आउट करा था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड में हमें यहां पे मिल गया टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हमें देखना है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक डायपोल है और इस मैग्नेटिक डायपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको कैलकुलेट अगर हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये डायपोल रखा हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों होगी? तो पहली बात, जैसे कि अगर ये डायपोल रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। क्लियर है? तो आप ये देखेंगे कि नॉर्थ पोल को फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, साउथ पोल को इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे, मतलब हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है। जबकि अगर हम इसी डायपोल को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, देन वी विल हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और हमारा ही वर्क इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमने इसको छोटे से एंगल डी थीटा से घुमाया तो हमें कुछ डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, और डी डब्ल्यू वर्क का फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट विल बी टाउ इंटू डी थीटा। बेसिकली टॉर्क का मतलब वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर सीधा सीधा फोर्स तो नहीं लग रहा है, यहां पे लग रहा है टॉर्क, तो फोर्स की जगह आ गया टॉर्क। सीधा फोर्स लगता तो डिस्प्लेसमेंट सीधी सीधी होती, लेकिन अगर टॉर्क लग रहा है घुमाने वाला तो एंगल बदलेगा, तो टाउ इंटू डी थीटा। टॉर्क हमने अभी निकाला एम बी साइन थीटा और डी थीटा के जगह पे डी थीटा आ गया। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, क्योंकि ये तो है स्मॉल वर्क, तो टोटल वर्क के लिए हमेशा करते हैं इंटीग्रेशन, तो हमने यहां पे भी करा इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये जो कैपिटल एम बी है ये आ जाएगा बाहर, और यहां पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक होगा।
देन हम क्या देखते हैं कि भाई साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन करा, ये होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट हमने पीछे पुट कर दी थीटा 1 से थीटा 2, ये हमारे पास लिमिट है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे लिमिट पुट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ये चलेगा। तो W इज इक्वल टू ये जो माइनस है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो कॉस थीटा 2 जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। देन व्हाट वी फाइंड इज W इज इक्वल टू MB, और ये माइनस का जो साइन है ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कॉस थीटा 2 जो माइनस का था, सॉरी जो प्लस का था वो माइनस का होगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया ये कितना बन गया, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, क्या बन गया, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है। इसके बाद फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल, अगर हम पोटेंशियल, ये तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला हो गया, जितना वर्क करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ये बात तय है, ठीक। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि जब भी किसी डायपोल की हम बात करते हैं, जब भी किसी डायपोल की हम बात करते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो याद रखिए कि जब कोई डायपोल 90 डिग्री पे रखा हो, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे रखा होता है इनिशियली, तो 90 डिग्री पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। या मैं ऐसा बोलूं कि एट 90 डिग्री, या मैं ऐसा बोलूं 90 डिग्री ऑफ डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्टैंडर्ड पोजीशन। मतलब अगर कोई डायपोल 90 डिग्री पे रखा है तो वो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड पोजीशन। और स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए हमने थीटा 1 की वैल्यू कितनी ली, 90 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी थीटा हमें नहीं पता, तो मतलब हमने 90 डिग्री से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक इसको घुमाया। तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, U इज इक्वल टू MB, कितनी आ गई, MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू 90 और थीटा 1 की वैल्यू थीटा। तो MB cos 90 माइनस cos थीटा, तो आप यहां पर देखेंगे ये आपके पास ये आ गया cos 90 की वैल्यू 0 और cos थीटा की वैल्यू थीटा। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब जो हमने वर्क किया था वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो ये W की जगह हमने U लिखा, तो U इज इक्वल टू आ गया माइनस MB cos थीटा। तो इस तरीके से हम एनर्जी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ अभी हम पढ़ेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखिए बेसिक सी बात है कि हमने अभी तक जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी या इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब वो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहता था कि जैसे मान के चलो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो कितना होता था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कहा जाता था कि जैसे मान के चलो कि अगर मेरे पास ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज से फ्लक्स कनेक्ट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर आप उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक देखेंगे तो वो हमेशा जीरो निकल के आएगा। उसका कारण क्या है, उस कारण को जान लो, बात समझना। उसका कारण यह है कि अगर मेरे पास ये क्लोज सरफेस है, ठीक, तो अगर मेरे पास ये क्लोज सरफेस है तो ये मेरे पास चार्ज कुछ भी मान सकते हो, प्लस चार्ज हो सकता है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर जा रही होंगी या इस तरीके से बाहर ही जा रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर आ रही होंगी। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी हम किसी बाहर मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक सोर्स को इसके अंदर रखेंगे तो उसके बाद दोनों पोल होंगे, तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड जितनी बाहर जाएगी उतनी अंदर भी जाएगी, जितनी बाहर जाएगी उतनी अंदर भी जाएगी। तो बाहर जाने वाला जितना फ्लक्स उतना अंदर आने वाला, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और कभी कोई आइसोलेट मैग्नेटिक पोल हो नहीं सकता, तो फिर हमेशा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अगर ऐसा हो जाता, जो कि नहीं होता, कि अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता, तो नॉर्थ पोल से बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड जाती रहती, तो कुछ नेट फ्लक्स कनेक्ट होता रहता। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, अगर उसके अंदर चार्ज मतलब जो है पोल है या नहीं, हमेशा कितना होगा, उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। अगर पोल नहीं होगा तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो वापस निकल के चली जाएगी बाहर, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, तो रुकने का तो काम है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे। तो ये होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करना है, दैट इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड या फिर सोलेनॉइड एज
इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। देखिए क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, इसका पैटर्न बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के जैसा ही होता है। दैट मींस यहां से नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ, ऐसे होता है। तो पैटर्न तो सोलेनॉइड का बार मैग्नेट की तरह ही होता है मैग्नेटिक फील्ड का। बट क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो वैल्यू है, क्या वो भी बार मैग्नेट के जितनी ही है? ये चीज हमें अभी प्रूव करनी है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो इस डेरिवेशन में हम प्रूव करेंगे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो देखिए जरा, इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैक मतलब 4th चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहां पर हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इसकी एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। काफी इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। तो हमने कुछ ऐसा डेरिवेशन करा था, है कि नहीं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखिए सर, ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये x क्या है इसको समझो, a क्या है इसको समझो, अपने आप याद हो जाएगा। देखो, अगर मेरे पास ये एक लूप है और इसकी जो रेडियस है वो है a, इसकी सेंटर से लेकर के इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो है x, तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये x स्क्वायर है, तो ये क्या है? ये एक्चुअल में डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस जहां से इसके सेंटर से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक। प्लस ये जो ए स्क्वायर है वो क्या? रेडियस का स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्मूले में क्या ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 3/2 है। क्लियर? नाउ अब देखिए जरा, और मुझे कैसे पता पड़ेगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो डायपोल की या बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है? तो हमने इसी वीडियो में थोड़ा सा अगर आप बैक करके देखेंगे तो हमने प्रूव करा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पॉइंट इज दिस। तो ये जो है ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पर। तो अगर हमारा आंसर भी इतना ही आ जाता है एक्सियल पॉइंट पर, तो हम समझ जाएंगे कि जो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, ठीक। चलिए, तो लेट्स से अब इस डायग्राम में थोड़ा सा यहां पर मन लगा के इसको समझते हैं। तो मान के चलो, एक मिनट रुक जाओ जरा। तो मान के चलो कि मेरे पास ना यही एक सोलेनॉइड है, ये इस तरह से मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है। अब इसी सोलेनॉइड को मैंने थोड़ा सामने से कुछ इस तरीके का दिखा दिया। अब हमने क्या किया कि इस पूरे सोलेनॉइड के कारण हम एक बार में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया और देखा कि भाई इस एलिमेंट में, क्योंकि देखो सोलेनॉइड में एक्चुअल में जो टर्न्स होते हैं ये बहुत बहुत पास में होते हैं एकदम, कि इतने से जो है लेंथ में तो कम से कम 5, 10, 15, 20 टर्न्स आ जाएंगे, ठीक। तो सोलेनॉइड में हमने क्या कर लिया, एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया। सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, सामने से देखने पे हमने इसको सोलेनॉइड बताया। अभी क्या है, सोलेनॉइड दिखेगी कैसे? गोल गोल ही दिखती है सामने से देखने पे। नाउ अभी देखिए जरा, तो यहां पर ये हो गई बीच में इसकी मिड पॉइंट, है ना। और यहां से हमने कहा कि भाई इस साइड भी टोटल लेंथ कितनी है? इस साइड टोटल लेंथ L है और इस साइड भी टोटल लेंथ कितनी है? L है। तो इस तरह से जैसे बार मैग्नेट या डायपोल की जो लेंथ होती है वो 2L होती है, वैसे इस सोलेनॉइड की लेंथ भी कितनी हो गई? 2L। इस सोलेनॉइड की जो रेडियस है वो क्या है? A। जैसे हमने अभी बताया था कि रेडियस ऑफ लूप कितनी थी? A, तो हमने ये मान ली A। क्लियर है? चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अभी देखो, अभी क्या है कि हमें क्या करना है कि जैसे हमने मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, तो हमने क्या करा था कि सेंटर से जिस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट की डिस्टेंस हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो आपने भी ऐसा ही करा कि भाई सेंटर से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया? स्मॉल r, ठीक। नाउ अभी आपने जो है ये भी पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा। हमने कहा अगर ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो आपने कहा कि सर अगर ये डिस्टेंस L है तो नॉर्थ पोल से ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L। ऐसी करेंगे? ऐसी करते हैं। चलिए, तो अब आपको ये समझना है कि सारी कंपैरिजन ऐसे ही है। तो अभी देखिए, तो अगर ये डिस्टेंस यहां से, कहां से? अगर ये डिस्टेंस यहां से कितनी है? R, तो हमने क्या करा कि हमने एक
एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये dx। हमने माना कि इस छोटी सी डिस्टेंस, इस छोटी सी लेंथ dx में, कितनी, इस छोटी सी लेंथ dx में आप देख रहे हो कुछ टर्न है, तो हमने कहा इस छोटी सी डिस्टेंस dx में कुछ टर्न्स होंगे। कितने टर्न्स? n इंटू dx। n का मतलब होता है टर्न डेंसिटी, मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर 2 टर्न है तो 6 सेंटीमीटर में कितने टर्न हो जाएंगे? 12 टर्न। 15 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे? 30 टर्न्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ कितनी हो गई? n dx। बताइए जरा, समझ में आया? नाउ तो अभी मुझे देखना है कि ये जो dx है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, बस इतनी सी बात मुझे देखनी है। तो आप ये देखो कि ये जो dx है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो रही है ये हो रही है r माइनस एक्स, क्योंकि ये जो dx है ये x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। क्लियर है? ये dx सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस r है, r में से अगर मैं इतना छुपा लूं, कितना? इतना, तो x गायब कर दिया। तो यहां से जिस पॉइंट से, जिस एलिमेंट से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से टोटल डिस्टेंस कितनी है? r माइनस एक्स। तो जैसे मैंने यहां पर करा था ना कि इस वाले एलिमेंट के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इसके सेंटर से लेके पॉइंट p तक की डिस्टेंस क्या है? x। तो यहां पर आपने डिस्टेंस का स्क्वायर करा था तो x स्क्वायर किया था, और यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर करोगे? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रेडियस यहां पे भी a और पहले भी ये थी। तो आप ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? dB। dB क्यों? dB इसलिए क्योंकि पहले क्या था कि यहां पर सिर्फ एक ही टर्न था, ठीक, लेकिन इस बार यहां पे बहुत बहुत सारे टर्न्स हैं, 1000 टर्न होंगे। तो ये जो dx में जितनी भी जो मैं कहूंगा टर्न्स होंगे वो क्या करेंगे? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे सोलेनोइड के कारण कंसीडर करी जाएगी। तो हमने क्या बोला? म्यू नॉट, यहां पे देखो n। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n इंटू dx। ये मतलब dx लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? n dx। तो देखो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट n i a स्क्वायर, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स dx लेंथ में कितने हो गए? n dx। ठीक है, अपॉन में 2, यहां पे क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। बस, अगर ये dB की वैल्यू है, क्या है? dB की। देखो सर आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि देखो सोलेनोइड इस तरीके से होगी, तो सोलेनोइड के अंदर ये जो है ये एक सर्कल ही तो है, ये छोटा सा एलिमेंट क्या है? सर्कुलर लूप के फॉर्म में तो है। तो इसी की एक्सिस पे, ये इस पूरे सोलेनोइड की एक्सिस पर है ना ये पॉइंट, इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस वाला फॉर्मूला लिया हुआ था। क्लियर है? नाउ अभी देखिए, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे सिंपल सा एक काम करना है कि ये है मेरे पास एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड और मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, तो इस कॉर्नर की लेंथ कितनी है? L। तो मैंने कहा माइनस एल से लेकर के इस कॉर्नर की लेंथ कितनी? L। तो माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो ध्यान से देखो जरा, माइनस एल से लेकर के प्लस एल, तो यही वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को मुझे इंटीग्रेशन करना है, बस यहां माइनस एल से लेकर के प्लस एल। नाउ अब देखिए जरा, यहां पर ऊपर क्या लिखा है? dx। तो आप ये देखेंगे सारी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, सिर्फ x वाले टर्म्स रहेंगे अंदर, ठीक। तो आपने देखा कि r माइनस एक्स, क्योंकि ये तो पिंजरे में फंसा है ब्रैकेट में, तो ये तो बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन हमने 2 को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, बाकी सबका इंटीग्रेशन होगा। नाउ अब देखिए, चीजों को आसान बनाने के लिए अज्यूम कर लिया जाता है कि, और वैसे भी नॉर्मली भी होता है कि अगर ये जो डिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस r यदि x से बहुत ज्यादा बड़ी है, यदि डिस्टेंस r x से बहुत ज्यादा बड़ी है और ये डिस्टेंस r इसकी रेडियस से भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम क्या करते हैं? तो हम x को तो हम x को और a को नेग्लेक्ट कर देते हैं, x को और a को नेग्लेक्ट। तो यहां से x हट जाएगा और यहां से a हट जाएगा, तो x और a हट जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, अब x हट गया तो क्या बचेगा? x हट गया तो क्या बचेगा? तो सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, और ये भी गायब हो गया। तो कुछ ऐसा देखने में ये मिलेगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और ये dx का इंटीग्रेशन होना है, यहां पे बचा r स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहां से ये कटेगा तो क्या बचेगा? r क्यूब। अब यहां से r क्यूब भी बाहर आ गया, तो कुछ इस तरह से लिख गया। इंटीग्रेशन होना है सिर्फ dx का, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? dx का इंटीग्रेशन होगा l। लिमिट पुट करेंगे माइनस एल से लेके प्लस एल, तो एक बार अपर लिमिट L और एक बार लोअर लिमिट माइनस एल। तो आपने देखा है ये कुछ इस तरह से हो गया।
अब क्या करेंगे, अब यहां पे इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आया 12। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये सच में मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के जितनी ही है। तो हमने क्या करा कि थोड़ा सा इसको ऐसा बनाया, क्योंकि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इतनी थी, μ0/4 पाई 2m/r³। तो भाई नीचे 4 पाई चाहिए अपन को, क्या चाहिए 4 पाई। तो हमने क्या करा कि यहां पर 2 पाई का इंटू ऊपर और 2 पाई का इंटू नीचे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 पाई का। तो यहां पे समझना, ध्यान से देखना, यहां पे देखो μ0 की जगह μ0, n की जगह n, 2l की जगह 2l, i की जगह i, a² की जगह a², पाई और 2 एक्स्ट्रा इंटू कर दिया। तो समझ गए, तो बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। नाउ अपॉन में देखो ये 2 था, तो 2 में 2 पाई का इंटू तो क्या बनेगा 4 पाई r³ एज इट इज। बोलो तो वो तो ठीक है सर, लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आई मुझे कि आपने ये अलग अलग ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं। ये हमने अलग अलग ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो मैंने क्या कहा था कि अगर 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है, तो 10 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 10 इंटू एन, 15 सेंटीमीटर में 15 इंटू एन। तो अगर टोटल लेंथ 12 है, आपने देखी ना सोलेनॉइड की टोटल लेंथ कितनी थी 12, तो n इंटू 12 ये क्या बन जाएगा एक तरह से, ये एक तरह से हो जाएगा कैपिटल N। I तो कैपिटल I है ही, और इसके बाद पाई a² क्या होता है एरिया, क्या होता है एरिया। तो आप ध्यान से देखो NIA फॉर्मूला नहीं होता, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, आज ही हमने इसी वीडियो में पढ़ा है NIA। तो बताइए जरा, तो यहां पर देखने पे ये μ0/4 पाई तो ठीक है, अपॉन में r³ भी ठीक है, ये NIA क्या बन गया मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, और 2 की जगह हमने 2 लिख दिया। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सियल पॉइंट पर कितनी निकल के आ गई μ0/4 पाई 2m/r³, और यही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की भी होती है। तो यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है ये बार मैग्नेट की तरह ही है, या सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी आई होप। थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना अगर कहीं पे कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में, तो आपको इंतजार करूंगा ही। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। देखिए, क्या आपको भी लगता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है? आंसर है कि आपको लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, है कि नहीं? सुनो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके कुछ बहुत सारे एविडेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। सबसे पहला एविडेंस तो यह है कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके इस तरह छोड़ देते हैं तो हर बार वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही खुद को रोकती है, खुद को अलाइन कर लेती है। रीजन उसका यह है कि वो नहीं चाहती, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको ऐसा करने पे मजबूर करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मतलब कोई एक्सटर्नली है जो इसको सीधा कर रहा है बार बार। इसके अलावा हमने ये भी देखा, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है कि जैसे अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल बन रहा है, ये हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक साउथ पोल है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस बार मैग्नेट के हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। सर ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? तो न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, स्ट्रेंथ को 0 मान सकते हैं। अब ये न्यूट्रल पॉइंट कब बनता है? जब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दे, समझे? और अगर हम बात करें खुद की बार मैग्नेट कभी ऐसा नहीं करती, मतलब एक ही बार मैग्नेट कभी खुद की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं करती। और ऐसा जब ही हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करे। तो हम देखते हैं कि बार मैग्नेट के पास कई बार हमें जो है न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलते हैं, और ये सिर्फ जब में देखने को मिल सकते हैं, ये सिर्फ जब पॉसिबल है जब अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये भी एविडेंस है कि अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है या सॉफ्ट आयरन का पीस है, सॉफ्ट आयरन कैसा होता है सर? एकदम मुलायम मुलायम सा होता है क्या? सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है ऐसा आयरन का वो फॉर्म जो सबसे ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति इसका जो रिस्पॉन्स होता है, जो इसका एक्शन रिएक्शन होता है, ये एकदम खतरनाक होता है, बहुत फास्ट, एकदम एपिक, समझे? तो ऐसे आयरन को हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन को जब हम डीप डाउन द अर्थ गाड़ देते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई उस सॉफ्ट आयरन के पास भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। वो कारण क्या है उसका? क्योंकि अर्थ के पास भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी मैग्नेटिक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर है? तो ये इसके कुछ बहुत सारे एविडेंसेस हैं।
क्लियर नाउ। अभी यहां पर आप देखो कि जैसे अर्थ है मेरे पास, ये अगर हम अर्थ को बता दें तो हमेशा याद रखो कि अर्थ के अंदर मतलब अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। लोगों ने ढूंढा, पाया, इसको देखा कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें देखने को मिला कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नीचे से निकल के ऊपर की साइड जाती है। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के बॉटम से, मतलब अर्थ के साउथ पोल से निकल के ऊपर की साइड, मतलब नॉर्थ पोल की साइड जा रही है। साउथ से निकल के नॉर्थ की साइड, आप यहां पे एरो भी देख सकते हैं, है ना। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है साउथ से निकल के, नीचे से निकल के ऊपर की साइड जाती है। क्लियर। आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें, फिर मैं आपको इसके अलावा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, तो हम यहां पर ये मान लेते हैं कि अर्थ के पास भी सर एक मैग्नेट होती होगी, और ये मैग्नेट कैसी है इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थ के पास खुद की, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी एक बार मैग्नेट है। एक्चुअल में रीजन क्या है कि अर्थ भी जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस को ढूंढा गया। कई सारे लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, लेकिन वो सारी थ्योरी काम की नहीं हो पाई, क्योंकि जो हम फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं ना उस प्रिंसिपल पर कहीं फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन एक थ्योरी हमें मिली जो सबसे अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, जो चल रही है, सबसे ज्यादा जो एविडेंस है इसी थ्योरी के सपोर्ट में है। ये इसको हम बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे आपने पढ़ा है क्लास 12th के चैप्टर 4 में ही कि जो मूविंग चार्ज होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो अर्थ का जो कोर है, जो इसका अर्थ का जो कोर है, अंदर वाला जो पोर्शन है अर्थ का सेंट्रल पार्ट, इसके अंदर ना मॉल्टन फॉर्म में करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस, कितना, करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और इतने टेम्परेचर में आप ये देखेंगे जो इसके कोर में जो प्रेजेंट आयरन और निकेल पिघल जाता है, मॉल्टन फॉर्म में होता है। मॉल्टन फॉर्म में होता है ना, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, आयरन के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। निकेल में से भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। तो आप ये देखते हैं कि अर्थ घूम रही है तो ये चार्जेस भी घूम रहे हैं। अर्थ घूम रही है, देखो अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेट करने से इसके साथ चार्जेस भी, इसके साथ आयंस भी रोटेट कर रहे हैं। और अगर आयंस रोटेट कर रहे हैं तो बन रहा है करंट। क्या बन रहा है, करंट। और उसी करंट के कारण बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। उसी करंट के कारण क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो अभी तक का जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डिस्कवरी हुई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, उसके पीछे का रीजन क्या दिया गया कि अर्थ के कोर में जो मॉल्टन आयरन और निकेल है वो आयोनाइज हो जाते हैं। उसके बाद जब अर्थ घूमती है तो फिर क्या होता है कि ये जो चार्जेस जो थे आयरन और निकेल के जो चार्जेस थे, मतलब आयरन का जो एटम है, निकेल का जो एटम है, इतने हाई टेम्परेचर के कारण जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इनके एटम में से तो आयन बन जाते हैं। अब ये आयन अर्थ के साथ घूम रहे हैं, अर्थ के साथ घूम रहे हैं तो सर्कुलर करंट करिंग लूप बना रहे हैं, और इसके कारण से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अभी तक का रीजन है। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि मून में मॉल्टन आयरन या मॉल्टन इस तरह से जो है निकेल वगैरह नहीं होता, तो हमने देखा कि मून जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो इसका मतलब है ये वाली थ्योरी हमारी सपोर्ट में आ रही है। वीनस वगैरह में होता है तो वीनस मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वीनस का रोटेशन स्लो है तो वीनस की मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो है। तो ये एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन जो अभी तक हम दे रहे हैं मॉल्टन आयरन निकेल का, वो क्या है, वो एकदम फिट बैठ रहा है। अब आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो अर्थ जो है ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी बीच वाली एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। लेकिन मैं आपको यहां पर जो है ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए मैं अभी आपको बताता हूं कि ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस। मतलब मैं इस एक्सिस को झुका हुआ नहीं बताऊंगा, ये हो गई ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अर्थ के, और ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। बोला सर ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है, अभी बात करते हैं। तो आप अभी ये समझिए कि अर्थ पे दो एक्सिस है, एक है ज्योग्राफिक एक्सिस और एक है मैग्नेटिक एक्सिस। अब जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, यहां पे एक जो पॉइंट आपको मिल रहा है इसको हमने नाम दिया ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इसको हमने इस पॉइंट को नाम दिया, इसको हमने नाम दिया जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफिक मतलब अर्थ का साउथ पोल, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, इन दोनों पॉइंट में थोड़ा सा जो है बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है। देखो आपने क्या देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से निकल के ऊपर की साइड जा रही है। कहां से, नीचे से निकल के ऊपर की साइड। तो इसका मतलब यह हुआ सर
कि नीचे की साइड जो है अर्थ का कौन सा पोल होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ पोल से निकलती है। कहां से निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ पोल से निकलती है। हां सर, बिल्कुल ठीक बात है। और कहां जाती है? साउथ पोल पे। तो इस हिसाब से अर्थ के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका नॉर्थ पोल नीचे होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नीचे से निकल के ऊपर की साइड जा रही है। ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हम जो है बार बार चेक कर लेते हैं कि नीचे से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जा रही है। तो नीचे जो अर्थ की मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसका नाम जो है नॉर्थ पोल नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया साउथ पोल। क्या रखा गया? मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअल में जो मैग्नेट है उसका नाम यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ रखा होना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और ये वाला पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है यहां पर। तो फिर इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? इस पॉइंट का नाम मैग्नेटिक नॉर्थ। आसान भाषा में ये समझ लो कि अर्थ की मैग्नेट के, या कहें कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास ये पॉइंट मिला, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ ही रख दिया गया, जबकि ये पॉइंट होना चाहिए था मैग्नेटिक साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल के अंदर घुसती हैं और यहां पर भी अंदर घुस रही हैं। तो इस पॉइंट का नाम मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए था, लेकिन रखा गया मैग्नेटिक नॉर्थ। नाम में कंफ्यूजन है। यही बात जो मैंने अभी कही, एक बार इसको ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार रिपीट करके देख लेना इसको। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? चलिए भाई, तो अभी देखो जरा। तो एक्चुअल में सर अब वो तो ठीक है कि भाई नीचे से निकल के मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, लेकिन यहीं पर क्यों नहीं बताया कि ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या एक ही जगह पे नहीं है? आंसर ये अलग अलग जगह पे है। जैसे कि अगर हम एक कंपास लेकर के जाते हैं ना, तो कंपास हमें जो है नॉर्थ पोल यहां पे बताना चाहिए था, लेकिन उसने बताया कि नॉर्थ पोल तो अभी आगे है। तो हम लेके गए और हमें जो है इस पॉइंट पे जाकर के नॉर्थ पोल मिला। इसका मतलब है कंपास ने जो है यहां पे मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, बोला कि यहां पे तो है ही नहीं नॉर्थ पोल, मैं बताऊंगा नहीं नॉर्थ पोल है कि नहीं। कंपास तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलता है। तो हमने देखा करीब ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ पहुंचने में करीब 2000 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। और एंगल की बात करें तो करीब 11.5 डिग्री का यहां पे अंतर होता है, 11.5 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, समझ गए? देखो अब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है किस किस के बीच में बनता है सर, इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करो। तो देखो, अगर आप अर्थ को, जैसे आप ये देखें कि यहां पर ये कौन सी एक्सिस है? ये ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर आप अर्थ को ज्योग्राफिक एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको एक प्लेन सरफेस मिलेगी। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि मान के चलो कि आपके पास एप्पल हो गया। अब अगर आप एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको एक साइड का फेस दिखाई पड़ेगा और दूसरी साइड का प्लेन सरफेस दिखाई पड़ेगी। तो एप्पल को अगर आपने बीचों बीच से काटी इस ज्योग्राफिक एक्सिस से, तो आपको जो सरफेस दिखाई पड़ेगी उसको आप बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या नाम देंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। और अगर आप अर्थ को ऐसे अपन काट तो नहीं सकते, बोला आज तो मैं अर्थ के दो टुकड़े करके ही मानूंगा, है कि नहीं? चलिए, तो अगर आप अर्थ को इस तरह से मैग्नेटिक एक्सिस से काट देंगे दो पार्ट में, तो आपको जो प्लेन सरफेस देखने को मिलेगी आप उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस तरीके से हमने दिखाया, ज्योग्राफिक मेरिडियन और कुछ इस तरीके से हमने दिखाया, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल जो दिख रहा होगा, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं लेट्स से अल्फा या थीटा, जो कुछ भी है, थीटा नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा हमने इसको नाम दे दिया। तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? ये थीटा है आपके पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये आप इसको नाम दे दें, ये क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये क्या हो गया? ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या है? बेसिकली एक प्लेन है जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस से काटने पर आपको मिलता है।
क्लियर। तो हम इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक। डिक्लाइन कर गया भाई ए एक्चुअल में, देखो जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें अब मैंने आपको बता दी हैं, इनको डिटेल में अब आप आराम से इनको पढ़ें। क्लियर है। ये 2000 किलोमीटर वाली बात, 11.5 डिग्री वाली बात, ये हमने सारी चीजें यहां पर पढ़ ली हैं। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पढ़ लिया कि अर्थ का जो क्या कोर क्या एक्सट्रीमली हॉट है, यहाँ पे मॉल्टन जो है आयरन के आयंस वगैरह मिल रहे हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन कर लिया। मैग्नेटिक एलिमेंट, अब मैग्नेटिक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है भाई, आप एक्सिस के फॉर्म में ही बता सकते हो, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल, या फिर आप जो है ज्योग्राफिक प्ले मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में भी जो एंगल बन रहा है उसको बता सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द नॉर्थ साउथ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। मतलब जो है वही हमने अभी डिस्कशन करा हुआ है कि मैग्नेटिक पोल से अगर हम एक वर्टिकल प्लेन काटेंगे तो वो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन देगा, और इस तरह से ज्योग्राफिक मेरिडियन हमने बात कर ली है। अब यहां पर जो है ये गलत डायग्राम शायद लगा दिया है, या डायग्राम तो ठीक है लेकिन यहां से हमें क्लियर होगा नहीं सही तरीके से, तो हम यहां पर बता देते हैं आपको कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है ना। एंगल ऑफ डिप, जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी नाम देते हैं, क्लियर है। क्या बताना है, एंगल ऑफ डिप। हेलो हेलो, चलिए अभी हमें समझना है मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है। अभी तक तो हमने डिक्लिनेशन समझा हुआ था। देखिए डिप हम समझते हैं, डिप का मतलब होता है कि डुबाना, डिप करके खाना कोई भी चीज। हाँ, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होती है जो आपने कंपास में देखी हुई हर जगह कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमती रहती है, और एक होती है डिप नीडल जो कि वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूम सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे मान के चलो कि मुझे बताना है कि नॉर्थ पोल कहां है। जैसे ये अर्थ है, इस तरीके से ये क्या है, ये अर्थ है, एकदम गोल बनाए क्योंकि धरती गोल है, ठीक। तो हमने कहा कि भाई ये इस तरीके से हमने बना दिया कि ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अभी क्या होता है बेसिकली, ध्यान से समझना कि हमने कहा कि ये अर्थ है, ठीक है सर, अर्थ है हमने मान लिया। तो अब मान के चलो कि हम एक नीडल लेके आए, क्या लेके आए, नीडल, ठीक, मैग्नेटिक नीडल, और हमें ढूंढना है कि नॉर्थ पोल कहां है। क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है नॉर्थ पोल कहां है। तो बेसिकली अगर मुझे ढूंढना है कि नॉर्थ पोल कहां है, तो मैं एक्चुअल में क्या करूंगा, एक नीडल ऐसे लूंगा, वो मुझे ऐसे ऐसे घूम के बताएगी। लेकिन जमीन के अंदर कहां है, जमीन के नीचे कहां है, वो नीडल नीचे तो नहीं जा पाएगी, वो तो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, है क्या नहीं। तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहां से निकल के यहां पहुंच रही है क्या नहीं, यहां से निकल के यहां पहुंच रही है। तो जमीन के अंदर कौन हमें बताएगा, ठीक है, जमीन के अंदर हमें कौन बताएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें जरूरत होती है डिप नीडल की, वैसी नीडल जो ऐसी नीडल जो ऐसे झुक सके, समझे। तो डिप नीडल क्या होती है, आप ये देखेंगे कि एक्चुअल में अगर आप एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच गए हैं तो डिप नीडल जो है ऐसे झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे, कहां पे, मैग्नेटिक इक्वेटर वो इमेजिनरी सर्कल होता है जो अर्थ को मैग्नेटिक एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ये मैग्नेटिक एक्सिस पर 90 डिग्री या कहें मैग्नेटिक एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। और अगर आपने इस तरीके से अगर इस डिप नीडल को रखा हुआ है मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो आप ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये एंगल बनाता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप एग्जैक्ट यहां पर देखते हैं तो थीटा ये बन रहा है आपके पास 90 डिग्री। अगर आप यहां पे देखते हैं इस जगह पे, तो आप ये देखेंगे कि इस जगह पे तो जो नीडल है ना तो ये एकदम पैरेलल है और ना ही ये एकदम जमीन की ओर इंडिकेट कर रही है। तो जो एंगल जो होगा ये आपका
कुछ कम ज्यादा हो जाए। कम ज्यादा का मतलब है वेट, कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक ना। तो आप यहां पर समझ गए कि बेसिकली जो डिप नीडल होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बता रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो नीडल है ये हॉरिजॉन्टल से, किससे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है नीडल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। कहां से एंगल देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल से। तो अगर मैं इक्वेटर पे देखूं, कहां पे देखूं, इक्वेटर पे अगर मैं देखता हूं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर मैं देखता हूं, तो आप ये देखेंगे इक्वेटर पर सीधी लाइन जा रही होती है। इक्वेटर मतलब जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करे, है कि नहीं। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच, है कि नहीं। तो भाई आप समझो कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे ना तो ये नॉर्थ पोल की साइड जाएगी नीडल, और ना ही साउथ पोल की जगह, तो एकदम स्ट्रेट रखी रहेगी, एकदम सीधी। तो यहां पे एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यहां पे पोल्स पे एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो पोल पे पूरी डूब जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इक्वेटर पे कितना है एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री, और पोल्स पे कितना एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। ये एंगल किस किस के साथ है, तो ये एंगल है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इन मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है नाउ। तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो आपको इस तरीके देख सकते हैं कंपोनेंट्स की, जब हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक नीडल हो गई इस तरीके से, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल हो गई, देखिए जरा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर इंटेंसिटी ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आई, क्या हमने नाम दिया, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज एंगल थीटा या दैट इज एंगल डेल्टा। क्या नाम दिया हमने, डेल्टा। डेल्टा होता है एंगल ऑफ डिप। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एंगल ऑफ डिप। समझ गए। तो डेल्टा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस आई का कॉस डेल्टा वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आई साइन डेल्टा वाला कंपोनेंट। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहां पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसकी इंटेंसिटी हमने बताई कितनी है, 2 टेस्ला। कितनी है, 2 टेस्ला या 2 माइक्रो टेस्ला। तो आपको एंगल ऑफ डिप अगर पता होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी बता सकते हैं इसी मेथड के थ्रू। बस आपको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो आई कॉस डेल्टा करो, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो वी साइन डेल्टा करिए। क्लियर है नाउ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे भाई, यहां पर जो है पीजीटी वगैरह लगा के डायरेक्ट आई इज इक्वल टू √h² प्लस वी स्क्वायर। ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में रिलेशन है, ये आपको याद रखेंगे। आई क्या है यहां पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अच्छा, यहां पर इन दोनों बीच में अगर रिलेशन की हम बात करें, तो अगर हम डिवाइड कर दें, क्या करते हैं, डिवाइड, तो h अपॉन वी या v अपॉन एच, v अपॉन एच करेंगे ना, तो v की वैल्यू क्या, आई साइन डेल्टा, और h की वैल्यू क्या, आई कॉस डेल्टा। तो बचेगा यहां पे tan डेल्टा। तो यहां पर अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए, तो अभी जो है हम बात करेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ध्यान से देखना कि भाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आप देखें कि भाई गोल्ड हो गया, हाँ एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे बार सर ये तो हमने देखे हैं, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया या कॉपर हो गया, ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब यहां पर देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, मैं सिंपल एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ, इसके बाद फेरोमैग्नेटिक में आयरन हो गया या निकेल हो गया या कोबाल्ट हो गया।
ठीक, चलिए, तो ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अभी क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे हों तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, या कहूं वीकली रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं। ठीक है, ये वीकली रिपेल कैसे करेंगे? इनके अंदर, खुद के अंदर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्लियर? नाउ ये करते हैं, ये वीकली सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? वीकली सपोर्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लगाई जाती है उसको अपोज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वीकली सपोर्ट करते हैं। कैसा? वीकली, कम सपोर्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट करते, जैसे कि आयरन हो गया, बहुत भयंकर सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है? अब देखो इनके अंदर होता क्या है, बेसिक सी बात है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो हर एक एटम के अंदर डायपोल मूवमेंट होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? हर एक एटम के अंदर डायपोल बन रहा होता है, मैग्नेटिक डायपोल। तो अभी क्या होता है, जब हम इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं ना, तो इनका डायपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, लेकिन कुछ एटम्स का ही सिर्फ। क्लियर? और इसमें क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डायपोल मोमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड लगने से ये सीधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डायपोल नहीं होते, इसके अंदर डोमेन होते हैं। इनको हम अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज बताओ, तो जैसे अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अभी क्या होगा, तो ये मेरे पास क्या है, ये हमने बताया कि भाई एक जनरल आपके पास एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल बनने लगेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट आ जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और दूसरी बात, अगर हम यहां पे जो है देखें कि भाई अगर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसके बीच में अगर हम एक कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये क्या करती हैं कि ये सोचती हैं कि भाई जितनी ज्यादा हो सके ये सब्सटेंस को छोड़ करके ही जाएं, इस सब्सटेंस के अंदर से पास ना हो, है ना। तो एक्चुअल में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस खुद के अंदर से परमिशन नहीं देता। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये बहुत 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 ज्यादा कम है। कैसी है? बहुत बहुत ज्यादा कम है। क्लियर है? या मैं बोलूं कि रिलेटिव, देखो एक्चुअल में एक होता है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी बोलना चाहिए। क्या होता है कि परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि परमिशन देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे अंदर से पास हो सकती है, मैं परमिशन दे रहा हूं, तो ये मेरी परमिएबिलिटी है। और एक टर्म होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब होता है कि किसी एयर के कंपैरिजन में कोई मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो एक्चुअल में ये मटेरियल खुद में से पास होने दे रहा है क्या? आंसर है भाई जबरदस्ती करेंगे, अगर फुल मैग्नेटिक फील्ड वाली उसमें रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक आध पास हो जाएंगी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो इसकी होती है ये कैसी होती है? वेरी वेरी लो। कैसी होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। ये कैसी है? वेरी, या हम इसको बोलेंगे लेस देन 1। कैसी बोलेंगे? लेस देन 1 हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? चलो भाई ध्यान रखेंगे आप इसको। अच्छा, इसमें कुछ एक टर्म्स होते हैं जैसे कि ससेप्टिबिलिटी हो गया। क्या हो गया? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इस चीज पर अभी अपन डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। क्लियर है? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अब इसके बाद हमें समझना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देख लो जरा। बेसिकली हमने आपको बताया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नॉर्मली जो एटम्स होते हैं रैंडमली अरेंज और ओरिएंटेड होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सीधे हो जाते हैं, तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन होते हैं। डोमेन मतलब ग्रुप ऑफ एटम। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप ये देखेंगे कि एक मेरे पास ये इस तरह से एक पूरा आयरन का एक पीस हो गया। अब इस आयरन के पीस में कुछ डोमेन इस तरह से बने होंगे। डोमेन मतलब एक चैम्बर टाइप मान सकते हैं, स्पेसिफिक रीजन मान सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम जो कि कैसे भी रैंडमली ओरिएंटेड अरेंज्ड हो सकते हैं। इनके अंदर क्या है कि एटम किसी भी डोमेन के अंदर एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो डायपोल मूवमेंट होते हैं ये एक फिक्स डायरेक्शन में हो सकते हैं या होते हैं, ऐसा कहें। कैसे? ये नीचे की साइड हो गया, ये ऊपर की साइड हो गया, ये इस साइड हो गया। जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जाती है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले डोमेन जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो ये सारे के सारे डोमेन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में
आने की कोशिश करेंगे और एक टाइम बाद जो है आ जाएंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये डोमेन होते हैं, क्या बनते हैं, डोमेन। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगते हैं खुद की भी, तो हम इसको बोलते हैं ये क्या हो गए, ये मैग्नेटाइज हो गए, क्या हो गए, मैग्नेटाइज। अच्छा, अब यहां पर ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हमने बोला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और यहीं पर हम लिख देते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी हमने डिस्कस कर ही लिया कि भाई एयर के कंपैरिजन में कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा खुद के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करा सकता है। तो आप ये देखें कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन या सॉफ्ट आयरन तो बैठा ही इसीलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आए और मेरे अंदर से पास हो। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है एकदम बेस्ट मटेरियल है, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत बहुत ज्यादा है। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी खुद में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देता है, तो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा है, लेकिन इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है। किसकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, चलिए नाउ अभी हम बात करेंगे क्यूरीज लॉ की, नहीं, इससे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी की हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे रेशो वेशो बताना और रिलेटिव परमिएबिलिटी का, तो ये हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है, और ये एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, यहां पर आप ध्यान देंगे। देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या देखो फोर्स नहीं होता ये कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए टर्म है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम मैग्नेटिक फील्ड की उस कैपेबिलिटी को बोलते हैं कि ये कितनी ज्यादा किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक सॉफ्ट आयरन कोर हो गई, मतलब सॉफ्ट आयरन का एक पीस, और इसके ऊपर हमने सोलेनॉइड बांध के रखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई बेसिकली। तो अभी क्या होगा, मान के चलो कि यहां से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और यहां से एंटर करेंगी। तो अभी सॉफ्ट आयरन के थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, तो ये जो सॉफ्ट आयरन होगा ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये वाली फील्ड को हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब आयरन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा अपनी खुद की भी, तो हम इस फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, जैसे कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड ही तो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो एन और आई वाला जो फैक्टर है, ये एन आई वाला जो फैक्टर है, यही रिस्पॉन्सिबल है कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला है ये सोलेनॉइड, क्योंकि करंट और टर्न डेंसिटी पर ये डिपेंड करेगा। तो ये जो एन आई है इसको हम बोलते हैं H, और H ही होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर है इतनी बात। तो H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई को मैं लिख सकता हूं H, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट। तो बेसिकली B होता है टेस्ला और म्यू नॉट होता है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो अगर यहां पे जाएगा तो टेस्ला टेस्ला कैंसिल, एम्पियर मीटर इनवर्स ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसकी यूनिट बना सकते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बेसिकली कैपेबिलिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, कितना ज्यादा जो है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जैसे अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके थ्रू मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा, मतलब सॉफ्ट आयरन के अंदर खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब समझना, खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी कि इसके अंदर जो डायपोल होंगे ना, ये सीधे होने लगेंगे। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सीधे होने लगेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे डायपोल मूवमेंट सीधे हो गए, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट बन रहे हैं या कितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ,
कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। क्या है यहां पर भाई, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की हमने यूनिट बनाई थी एम्पियर इंटू मीटर, और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, तो यहां से हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर माइनस 2, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो टर्म यहां पर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है सर, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है यहां पर कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब सेंसिटिविटी, कौन कितना सेंसिबल है। तो अगर मेरे पास ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, ठीक है, और ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं सॉफ्ट आयरन के पीस पर अगर मैं क्या करूं, मैंने सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई है, क्या लगाई है, सेम मैग्नेट, जैसे ये मैं इसको बोलूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो H है, और मैं क्या देखता हूं कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है बहुत ज्यादा है, मतलब इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन गए, और इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ एक डायपोल मोमेंट बना है। समझ रहे हो, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 डायपोल सीधे हो गए मैग्नेट डायपोल, और इसमें सिर्फ एक हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है ना मैग्नेटिक फील्ड का वो बहुत फास्ट है। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, जिसको कुछ लोग काई भी बोलते हैं, CHI, ठीक है, या साई M, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो ये क्या है, बेसिकली रेशियो है कि कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे कितना मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बन रही है। तो आप ये देखेंगे कि susceptibility of soft iron या ferromagnetic substance is very very large, जबकि बाकी सबकी बहुत कम होती है। ठीक, और अगर आप देखें किसकी, डायामैग्नेटिक की, तो डायामैग्नेटिक की देखो आप यहां पे लिखोगे फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है 1 से। ठीक, और पैरा की जो ससेप्टिबिलिटी है ये सिर्फ स्लाइटली ज्यादा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अब डायामैग्नेटिक की देखेंगे, डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी जो है कैसी है, ये नेगेटिव, मतलब उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। कैसी है, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, मतलब नेगेटिव है। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम रिलेशन की बात करें कि भाई ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप इसको याद रखेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम। तो यहां से अगर हम देखेंगे फेरो के लिए मैं आपको फिर भी बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो 1 से कुछ आंसर कम आएगा, मतलब आंसर तो रिलेटिव परमेबिलिटी डायामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस कर्व की अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं अपन। देखो, जैसे मान के चलो, हिस्टेरेसिस कर्व समझना, जैसे मान के चलो कि मेरे पास यहां पर एक ये सॉफ्ट आयरन का एक पीस है, ठीक, और इस पर हमने लगा के रखी है ये सोलेनोइड, हमने यहां पे बांध के रखा हुआ है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहां से निकल के इस डायरेक्शन में भी जाएगी, यहां से निकल के इस डायरेक्शन में जाएगी। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस तरीके से और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे बन रही होंगी, लेकिन मैंने जो है कुछ एक दो बता दी हैं। क्लियर है, ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही होंगी बहुत सारी, देखिए जरा। तो अभी क्या होता है कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन आप देख रहे हो ना येलो कलर से जो हमने दिखाया है, इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन मतलब इसके अंदर भी पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट सीधे होंगे, समझो। तो जब हमने क्या करा, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो इस सॉफ्ट आयरन के अंदर भी मैग्नेटाइजेशन हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी क्या हुआ, जब हम, अब सोचो, अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी तो क्या होगा, तो मैग्नेटाइजेशन होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो, सॉफ्ट आयरन के अंदर
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सॉफ्ट आयरन के अंदर भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मतलब सॉफ्ट आयरन के अंदर भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी तो सॉफ्ट आयरन के अंदर भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई करी है। लेकिन जरा सोचो कि जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग मतलब मैग्नेटाइज करने वाली, जैसे आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, क्या इमीडिएटली विदाउट अ लैग ऑफ 0 सेकेंड मैग्नेटाइजेशन हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता। देखो जैसे मान के चलो कि मैंने कहा टच योर हेयर, तो मैंने बोल दिया, क्या इमीडिएटली आप टच कर लिया? कुछ 0.1 सेकंड का लैग तो रहा ही होगा। मैंने कहा टच योर शोल्डर, तो मैंने तो बोल दिया, लेकिन मेरे बोलने के बाद आप टच कर पाएंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कमांड और एक्शन के बीच में कुछ लैग हो जाता है ना, टाइम लैग कुछ हो जाता है ना, तो बस वैसी बात है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन मान लो कि जब हम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं सॉफ्ट आयरन का या किसी मटेरियल का, तो हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और मैग्नेटाइजेशन है, उन दोनों के बीच में जो लैगिंग आ जाती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो हमने अप्लाई करा और मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ, उन दोनों में कुछ लैग आ जाता है और उसी लैग को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं? उसी लैग को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। चलिए, तो अब ये हिस्टेरेसिस कर्व बनाया जाता है। हिस्टेरेसिस कर्व बनाया जाता है तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या कि ये जो कर्व है, ये कर्व बनाया जाता है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। क्या स्टडी करने के लिए? बिहेवियर। और इस कर्व में दो बातें बताई जाती है, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि यहां पर स्टार्टिंग में आपने जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ी, मतलब मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया। आपने इस तरह से अप्लाई करी, मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया। अभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा किसी सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, चाहे आप कितनी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएं, तो एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। तो ये लाइन और ऊपर तक नहीं उठेगी। ठीक, फिर आपने क्या करा कि अभी आपने कहा तो ये सैचुरेशन पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? सैचुरेशन पॉइंट। अभी आपने क्या करा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, ये देखो इस एक्स एक्सिस पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ऊपर नीचे क्या है मैग्नेटाइजेशन। तो अभी आपने क्या करा कि पीछे गए और आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो किया। किसको जीरो किया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को। तो आप क्या देखते हैं कि आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, मतलब एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को जीरो तो कर दिया, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो तो कर दिया, लेकिन इस समय पे आपने देखा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रही थी, वो तो जो है जीरो हो गई, लेकिन इस मटेरियल के अंदर अभी भी कुछ प्रॉपर्टी बाकी है। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। या इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। इस मटेरियल के अंदर अभी भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाकी है, इसको हमने बोला रिटेंटिविटी। क्लियर? अब आपने क्या करा कि आपने इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले तो आपने जीरो करा, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब आपने जीरो कर दी तो मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। फिर आपने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लेके गए मैग्नेटाइजिंग फील्ड को। तो आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई, मतलब जब नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के अब इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो गायब हो गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब गायब नहीं हुई जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब गायब हुई जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई। तो आपने क्या करा? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाई और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ा। तो आपने फिर से मैग्नेटाइजिंग, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, अब और नहीं बढ़ेगा। अब इसके बाद आपने फिर उल्टी डायरेक्शन में लगाई और इस तरह से ये कर्व बन गया। ठीक है, और ये कर्व ऐसे बन गया। क्लियर है? तो इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस कर्व में दो बातें हैं। पहली चीज कि जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गई तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, और उस पॉइंट को आपने बोला रिटेंटिविटी, उस प्रॉपर्टी को आपने बोला रिटेंटिविटी। क्लियर है? और इसके बाद यहां पर समझो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने पर
आपको एक वैल्यू ऐसी मिली कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे नेगेटिव वैल्यू पे मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बाकी थी, जो अकड़ बाकी थी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, वो जीरो हो गई। और इस प्रॉपर्टी को आपने बोला कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी तो बेसिकली रिटेंटिविटी क्या है? बची खुची मैग्नेटिक फील्ड इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम जीरो। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो जाने के बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन बचता है उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये मैं आपको लिख के दे दूंगा नोट्स पे, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। और कोएर्सिविटी क्या है? कोएर्सिविटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वो नेगेटिव वैल्यू है जब बची कुची रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रिटेंटिविटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये कोएर्सिविटी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ये जो कर्व है लेट्स से सॉफ्ट आयरन के लिए है। सॉफ्ट आयरन का है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। अब मान के चलो आपको यही कर्व स्टील के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? स्टील के लिए। तो स्टील में क्या होता है ना कि स्टील में आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो कर दी। स्टील जिद्दी है, आसानी से आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो कर दी, लेकिन आप ये देखते हैं कि अभी भी बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाकी है इसके अंदर। तो जो कर्व बनता है ना, ये काफी मोटा ताजा बनता है ऐसे। समझे? तो हमेशा याद रखिए कि जो सॉफ्ट आयरन के लिए जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है, किसके लिए? सॉफ्ट आयरन के लिए जो हिस्टैरिसीस कर्व है, ये कैसा होता है? इसका एरिया हमेशा कम होता है और स्टील के लिए जो एरिया होगा ये हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि और ये जो एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व क्या बताता है? ये बताता है एनर्जी लॉस। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एनर्जी लॉस। बेसिकली देखो स्टील का एरिया ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो कर दी, लेकिन स्टील के अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत कम डिक्रीज हुआ, क्योंकि स्टील जिद्दी है बहुत ज्यादा, है ना। एक बार मैग्नेटाइजेशन हो गया तो आसानी से डीमैग्नेटाइज, मतलब अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जीरो नहीं करता है। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे तब जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगी इसका मैग्नेटाइजेशन, है कि नहीं। तो स्टील का जो एरिया वगैरह होता है ये काफी ज्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम जो है आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि भाई ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पाई। मैंने आज जो स्टार्टिंग में आपसे कहा हुआ था कि सर आपको समझ में आएगा, मजा आ जाएगा, आप मुझे जरूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में आपको मजा आया कि नहीं आया। मैं आपके कमेंट का जरूर से वेट करूंगा। आप अगर चाहते हैं कि आप ये नोट्स डाउनलोड कर लें तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करें, और आपकी जो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको सर्च कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स ऑन टेलीग्राम। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार जरूर करूंगा, कमेंट करके बताएंगे, देन आई विल फील कि भाई आप के लिए ये जो मेरी मेहनत थी आज के इस वीडियो में ये सफल हो पाई। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।